deadly Israeli attacks across the Strip, killing both indiscriminately and also some targeted killings in the Shati refugee camp. एक और तो कोशिश हो रही है गजा में जारी जंग को रोककर पूरे मध्य पूर्व को जंग की चपेट में आने से बचाया जाए, और दूसरी ओर लेबनान में मौजूद हिजबुल्ला और इसराइल के बीच चल रही लड़ाई दिन ब दिन तेज होती जाती है। किस ओर जाता दिख रहा है संघर्ष? अगर आप वर्ल्ड मैप पर पैलेस्टाइन सर्च करोगे तो आपको इस नाम का कोई देश मिलेगा ही नहीं। सिर्फ गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, इजराइल, ये कुछ नाम आपके सामने आएंगे। देखिए 95 लाख की पॉपुलेशन वाला ये देश दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल एरिया है और पिछले कई सौ सालों से कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है। और इसमें भी सिर्फ 35 एकड़ जमीन को लेकर 2 देश, 3 रिलीजन कई सौ सालों से एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। इजराइल का इतिहास काफी लंबा है, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। देखिए इंडिया से इस तरफ पड़ता है इजराइल, जिसमें जो ऑरेंज वाला पार्ट है ये पूरा इजराइल है, एंड जो ये ब्राउन वाला पार्ट है ये है गाजा पट्टी, और ये जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे वेस्ट बैंक बोला जाता है। और यहाँ बीच में पड़ता है जेरूसलम। और जब हम जेरूसलम पर जूम करेंगे तो ये है वो 35 एकड़ का एरिया, तो सबसे कंट्रोवर्शियल एरिया है। और ये एरिया इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है क्यों, और कौन कौन से वो रिलीजन्स हैं जो इस 35 एकड़ एरिया के लिए कई सौ सालों से लड़ाई कर रहे हैं। अब देखिए मुद्दे की बात यह है, इजराइल को जब इंडिपेंडेंस मिली थी तब यूएन ने 2 स्टेट पॉलिसी लागू की थी, जिसमें बेसिकली ये वाला पार्ट इजराइल को दिया गया था और ये वाला पार्ट पैलेस्टीन को दिया गया था, और जेरूसलम का कंट्रोल किसी को भी नहीं दिया गया था। यूएन ने इसे अपने अंडर रखा था। अगर आप इजराइल और पैलेस्टाइन का पहले का मैप देखोगे और आज का मैप देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन ये डिफरेंस आया कैसे, और उस टाइम पर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था वो आज तक क्यों चल रहा है? 7 अक्टूबर को हमास और इजराइल के बीच में जो वॉर स्टार्ट हुई थी वो अभी तक चल रही है, जहां एक तरफ हिजबुल्ला, ईरान, इराक, लेबनान, सीरिया ये सब हमास का सपोर्ट कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ यूएस जैसी सुपर पावर इजराइल को सपोर्ट कर रही है। बेसिकली देखा जाए तो सारी कंट्रीज अपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर हिस्सेदारी ले रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान इजराइल और पैलेस्टीन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। तो ये इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इतने सालों से चलता आ रहा है और आज तक इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ है। इसको समझने के लिए हमें इजराइल की हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। Can't you self-think? It's not just the noise of the sirens and the strikes. The sound of the chaos in between is just relentless. देखिए 1000 BC के आसपास इजराइल पर किंग डेविड रूल कर रहे थे, जो कि जूस थे। उसके बाद में उनके बेटे किंग सोलोमन आए। उनको आज भी काफ़ी ज़्यादा माना जाता है क्योंकि उन्होंने जेरूसलम में टेम्पल माउंट बनवाया था, जो जूस के लिए काफ़ी बड़ा धार्मिक स्थल है। ऐसा माना जाता है कि आज भी जूस चाहे किसी भी कंट्री में रहते हो, दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन वो टेम्पल माउंट की तरफ अपना फेस करके ही प्रेयर करते हैं। देखिए उसके बाद में इजराइल पर काफ़ी सारे इन्वेजन्स हुए, जिसमें से किसी ने टेम्पल माउंट को तुड़वाया तो किसी ने उसको वापस रिस्टोर करवाया, और ऐसा कई सालों तक चलता रहा। जिसमें सबसे पहले इजराइल पर असेरियंस ने इन्वेड किया, उसके बाद बेबीलोनियंस, पर्शियंस, रोमन्स और अरब आए। तो कई सारे एम्पायर्स ने इजराइल को कॉन्कर किया और उस पर रूल किया, और जब रोमन्स आए तो उन्होंने इस टेम्पल माउंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो फिर कई सालों तक ऐसा चलता रहा। कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट, जो कि एक रोमन किंग थे, उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। देखिए प्रजा जो है वो राजा को फॉलो करते हैं, और राजा अगर किसी धर्म को ज्यादा महत्व देता है तो प्रजा भी उसे उतना ही महत्व देती है। और जब कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने क्रिश्चियनिटी अपना ली तो क्रिश्चियनिटी की जो पॉपुलैरिटी है वो और भी ज्यादा बढ़ी, जिसकी वजह से जूस लोगों की जो मुसीबतें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट है वो जूस फैमिली में पैदा हुए थे, और उसके बाद में उन्होंने जेरूसलम में क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट लेकर आए, और क्रिश्चियनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होने लगा। और जब लोगों के बीच में क्रिश्चियनिटी इतनी तेजी से फैलने लगी तो जूस को वो पसंद नहीं आई, तो जूस ने जीसस को क्रॉस के ऊपर कील ठोक कर लटका दिया, जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्रॉस पर लटकाकर मारने का जो कॉन्सेप्ट है वो रोमन्स का है, तो रोमन्स ने जीसस की जान ली है। इसके कुछ खास प्रमाण है नहीं, तो ये कहना सही नहीं होगा कि जीसस को किसने मारा, और इसी वजह से जूस लोगों को आगे चलकर काफी ज्यादा परेशानी हुई, उनको मारा जाने लगा, यहाँ तक कि उनको देश भी छोड़कर भागना पड़ा। इजराइल से माइग्रेट होकर जूस अलग अलग कंट्रीज में चले गए, लेकिन वहाँ भी उन्हें जीसस क्राइस्ट का हत्यारा माना जाता था, तो वहाँ भी उनको काफी ज्यादा टॉर्चर सहना पड़ा। देखिए आगे चलकर कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट ने अपनी माँ को भेजा जीसस की कब्र ढूंढने के लिए,
और जहाँ पर जीसस को दफनाया गया था वहाँ पर बनी चर्च ऑफ द होली सेपल्कर, और ये भी जेरूसलम में ही है और क्रिश्चियंस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलकर और भी इन्वेजन्स हुए जिसमें चर्च को काफी बार तोड़ा गया, काफी बार वापस रिस्टोर किया गया। आज वहाँ पे जो चर्च बना हुआ है वो 1810 में रिस्टोर किया गया। उसके बाद में 638 एडी में अरब ने रोमन्स को इन्वेड किया और जहाँ पर टेम्पल माउंट था वहाँ पे डोम ऑफ द रॉक बनवाया गया एंड उसके पास में अलग सा मस्जिद बनवाई गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वहीं से मोहम्मद पैगंबर एक पत्थर पर पैर रखकर जन्नत की ओर चले गए थे, और इसीलिए डोम ऑफ द रॉक का इस्लाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जेरूसलम जूज, क्रिश्चियन और मुस्लिम के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए ये सब तो चल ही रहा था, फिर आता है ईयर 1891 और जो अलग अलग देशों में जो जूस रह रहे थे वो अपने होमलैंड की मांग करने लगे। उसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया जिसे जाइनिज्म कहा जाता है, और ये इसलिए शुरू हुआ कि उन देशों में भी जूस के साथ में बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। जो आज का इजराइल और पैलेस्टाइन है वो पहले फिलिस्तीन हुआ करता था और वहाँ पर ओटोमन एम्पायर रूल कर रहा था। 1914 में पहला वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है जिसमें जर्मनी और ब्रिटेन आमने सामने थे और जर्मनी का सपोर्ट ओटोमन एम्पायर कर रहा था। तब ब्रिटिशर्स ने भी जूस का सपोर्ट पाने के लिए जूस के अलग देश की मांग को सपोर्ट किया और एक डिक्लेरेशन भी दिया जिसे बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। देखिए फिर जो जूज हैं वो ब्रिटेन का जमकर सपोर्ट करते हैं, जहाँ एक तरफ जर्मनी और ओटोमन एम्पायर थे, वहीं दूसरी तरफ यूएस, ब्रिटेन, यूएसएसआर और जूस थे। फिर 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और ब्रिटेन जीत जाता है, तो ओटोमन की जगह फिलिस्तीन के ऊपर ब्रिटिशर्स का राज आ जाता है। इसके बाद में जूस का बड़े स्केल के ऊपर फिलिस्तीन में इमिग्रेशन हुआ। जो अलग अलग देशों में जूस रह रहे थे वो फिलिस्तीन में आकर वापिस से सेटल होने लगे। फिर आता है ईयर 1939 जिसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है और जर्मनी और ब्रिटेन फिर से आमने सामने होते हैं और जूस फिर से ब्रिटेन का साथ देते हैं और जर्मनी इस बार भी हार जाता है। देखिए हिटलर के टाइम पर जर्मनी में नाजी विचारधारा पनप रही थी जो बेसिकली एक रेसिस्ट विचारधारा थी। जर्मन खुद को सुपीरियर एंड प्योर मानते थे और बाकी सभी को अपने से नीचे मानते थे। देखिए जूस के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हमेशा से होता आया है, लेकिन 1941 से 1945 के बीच में जूस के साथ में बहुत ही बड़ा जेनोसाइड किया गया। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं। उस वक्त यूरोप में लगभग 90 लाख जूस थे जिसमें से 60 लाख जूस को मार दिया जाता है। उस वक्त जर्मनी में बड़े बड़े गैस के चेंबर बनाए गए जिसमें लोगों को भर दिया जाता था और कार्बन मोनोऑक्साइड छोड़कर सभी को मार दिया जाता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद में वो टाइम आ गया था जब जूस को अपना देश वापस मिलने वाला था। तब पैलेस्टाइन में 1/3 पॉपुलेशन जूस की थी और 2/3 पॉपुलेशन अरब्स की थी। यूएन के पास ये जिम्मेदारी थी कि पैलेस्टीन को किस तरीके से डिवाइड करना है। फिर यूएन एक मैप शेयर करता है जिसमें जो व्हाइट वाला एरिया है वो जूस को मिला, जो ग्रीन वाला एरिया है वो अरब्स को मिला। ग्रीन वाले एरिया में गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक शामिल थे और जेरूसलम किसी को नहीं मिलता है। यह डिसाइड किया जाता है कि जेरूसलम का कंट्रोल यूएन के पास में रहेगा और फिर वोटिंग की जाती है और सबसे ज़्यादा वोट वो इजराइल को मिलते हैं। लेकिन फिलिस्तीनी और अरब कंट्रीज को ये मैप कुछ खास रास नहीं आता है। देखिए भी 1948 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इजराइल छोड़कर चले जाते हैं, उसके तुरंत बाद सारी अरब कंट्रीज है वो इजराइल पर हमला कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इजराइल अकेला ही सारी अरब कंट्रीज को एक साथ हरा देता है, क्योंकि जब तक जूस लोगों को ये समझ आ चुका था कि इजराइल के अलावा और किसी भी देश में उनकी कोई जगह नहीं। और इस वॉर के बाद में इजराइल और भी ज्यादा एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है। इजराइल की अरब देशों के साथ में और भी बहुत बार लड़ाई हुई है और हमेशा इजराइल ही जीता है। देखिए जब यूएन ने इजराइल का पार्टीशन किया था तो इजराइल कुछ ऐसा दिखता था, आज के टाइम पर इजराइल कुछ ऐसा दिखता है। और जो आपको ग्रीन कलर के जो डॉट दिख रहे हैं वो आज के टाइम का पैलेस्टाइन है। देखिए वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं क्योंकि जो पूरी हिस्ट्री है वो एक वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है। फिर आता है ईयर 1964 जिसमें फिलिस्तीनियंस और अरब कंट्रीज मिलकर एक मीटिंग करते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको PLO कहा जाता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली जो काम होता है वो फिलिस्तीन लोगों को उनका लैंड वापस दिलाना होता है। फिर 1987 में शेख अहमद यासीन ने हमास की शुरुआत की जो आज गाजा पट्टी से ऑपरेट करते हैं और यूएन एंड यूएस ने इसको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया है। देखिए हमास को भी अरब कंट्रीज फंड करते हैं, कतर इसे ओपनली फंड करता है ताकि इजराइल में इंसर्जेंसी बनी रहे। और आज भी जो वॉर चल रही है वो हमास और इजराइल के बीच में चल रही है। आपने कभी बार सुना भी होगा मोसाद वर्ल्ड की टॉप इंटेलिजेंस एजेंसीज में आता है। देखिए इससे भारत को भी थोड़ा नुकसान हो सकता है। जो इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का जो कॉरिडोर बन रहा था उस पर भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।